नमस्कार आप सभी को। पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा मॉड्यूल नंबर 3 हिंदी भाषा संरचना में मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की व्याख्यान संख्या 13 जिसका शीर्षक है ध्वनि शिक्षण की विधियां एवं सोपान। इसके पूर्व के व्याख्यान में हमने ध्वनि विज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा की है कि ध्वनि विज्ञान किसे कहते हैं, उसकी शाखाएं कौन-कौन सी होती हैं और ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। साथ ही साथ ध्वनियों का जो उच्चारण होता है, उनका स्थान क्या है, कि कहाँ से प्रयत्न करना पड़ता है, उन सब पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। और आज के व्याख्यान में जो ध्वनि है, क्योंकि विद्यार्थियों को हमें ध्वनियों के बारे में बताना है कि कैसे वो ध्वनियों को समझें और उनके उच्चारण स्थानों को समझें और शुद्ध जब ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो वो शब्दों का भी शुद्ध उच्चारण करेंगे। तो इस व्याख्यान में हम लोग जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो परिचय, ध्वनि शिक्षण के उद्देश्य, ध्वनि शिक्षण की विधियां और ध्वनि शिक्षण के सोपान हैं और अंत में हम लोग निष्कर्ष पर बात करेंगे। तो किसी भी भाषा का संपूर्ण ढांचा उसकी ध्वनियों पर खड़ा रहता है। यही कारण है कि भाषा में ध्वनियों का सबसे अधिक महत्व होता है। ध्वनि ही भाषा की आधारभूत इकाई या नींव होती है, जिनके द्वारा शब्दों और वाक्यों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। ध्वनियों के अध्ययन एवं विश्लेषण के बिना शब्द और वाक्य का अध्ययन तथा विश्लेषण असंभव है। तात्पर्य है कि किसी भी भाषा की जो संपूर्ण ढांचा होता है वो ध्वनियों पर ही खड़ा होता है, क्योंकि जो ध्वनियां हैं वही जड़ है, वही आधार का काम करती हैं। अगर उसकी सही प्रकार की जानकारी नहीं है तो हमारी भाषा की जो संरचना है वो ठीक नहीं होगी, उसमें उसमें कहीं ना कहीं से विकार होगा, वो सुंदर नहीं दिखाई देगी। तो इस कारण से जो भाषा है वो एक मूल भाषा के लिए ध्वनि एक मूल आधार का काम करती है और ध्वनियों के अध्ययन विश्लेषण के बिना हम शब्द या वाक्यों का अगर हम विश्लेषण करना चाहें, अध्ययन करना चाहें तो वो हमारे लिए असंभव हो जाता है। भाषा शिक्षण में ध्वनि का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्वनि शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को सही उच्चारण, ध्वनि भेद, शब्दों की स्पष्टता, लय और प्रभाव विकसित करने में सहायता मिलती है। यह विशेष रूप से प्रारंभिक भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक होता है ताकि छात्र सही उच्चारण एवं भाषा कौशल सीख सकें। तात्पर्य है कि ध्वनि का महत्वपूर्ण स्थान है भाषा शिक्षण में और ध्वनि की जो शिक्षा देना है वो प्रारंभिक स्तर से ही हमें प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार जो विद्यार्थी है वो जिन अक्षरों को अशुद्ध रूप से उच्चारण करना सीख जाता है और उसको सही उच्चारण नहीं बताया जाता है तो उसका उसी तरह के उच्चारण में अभ्यास हो जाता है और बाद के समय में या जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है या बाद की कक्षाओं में उसको शुद्ध करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस कारण से जो प्रारंभिक भाषा शिक्षण में हमें ध्वनि विज्ञान की शिक्षण की आवश्यकता होती है, वहीं से हमें इस शिक्षण को प्रारंभ कर देना चाहिए, उसके प्रकारों को बताना चाहिए और उसके कहाँ कौन सा वर्ग है, किस स्थान से कौन सा अक्षर उच्चारित हो रहा है, उसकी विस्तार से चर्चा हमें प्रारंभिक कक्षाओं में ही कर देनी चाहिए। भाषा के संदर्भ में ध्वनि शिक्षा का तात्पर्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न ध्वनियों को समझना एवं उसका शुद्ध उच्चारण करना। विद्यार्थियों के संदर्भ में ध्वनियों की विभिन्न शाखाओं का शिक्षण किया जाता है और ध्वनि विज्ञान में ध्वनियों के दो भेद, स्वर और व्यंजन एवं उनके वर्गीकरण को व्यवहारिक रूप से समझाया जाता है। जब हम ध्वनि विज्ञान में ध्वनियों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, समझते हैं और जब हम उनके शिक्षण की बात करते हैं तो जो शाखाएं हैं, जो उच्चारण के तरीके हैं, जिन स्थानों से कंठ से, तालु से, जीवा से ध्वनियों का उच्चारण हो रहा है, स्वर है, व्यंजन, उनका उच्चारण कैसे हो रहा है या उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा रहा है, इसके व्यवहारिक रूप से को समझाने का कार्य ही हमारे शिक्षण
के द्वारा किया जाता है, जिससे कि बच्चे को, विद्यार्थी को समझाया जाता है और व्यवहारिक रूप से जब वो अक्षरों को उच्चारित करता है तो बताया भी जाता है कि ये क शब्द, अ शब्द कहाँ से उच्चारण हो रहा है, इसका स्थान आपके मुख विवर में कहाँ पर है। ध्वनि शिक्षण के उद्देश्य क्या है? राष्ट्रभाषा हिंदी की समृद्धि करना हम भारतवासियों का दायित्व है। हिंदी भाषा के स्तरोन्नयन के लिए ध्वनि शिक्षण का अपना एक अलग ही महत्व होता है। हिंदी भाषा के लेखन और उच्चारण में त्रुटि ना हो और हम सब तात्पर्य जो हम शिक्षक हैं और हमारे विद्यार्थी जो हैं वो प्रभावपूर्ण पद्धति से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें। इस दृष्टि से ध्वनि शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, ध्वनि का सही ज्ञान कराना। पहला उद्देश्य है शिक्षण का कि हम ध्वनि का शिक्षण करना का कि अपने विद्यार्थियों को ध्वनियों के बारे में बिल्कुल सही जानकारी देना। ध्वनि किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि, इन सब की विस्तार से जानकारी देना भी हमारे ध्वनि शिक्षण का उद्देश्य है। भाषाई ध्वनियों को समझना। जो भाषा की ध्वनियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और उन भाषाओं की ध्वनियां भी अलग अलग हैं। तो विभिन्न भाषाओं की ध्वनियों को समझना और अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा की ध्वनियों को समझना, उनके प्रक्रिया को समझना, उनके स्थान को समझना, समझाने के लिए भी ध्वनि शिक्षण प्रमुख होता है। वर्ण व्यवस्था को समझना। जो वर्ण है, ध्वनियों को वर्ण भी कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से अ के बाद ही अ आता है, ई के बाद ही ई आता है। तो ये जो व्यवस्था बनी गई है, का के बाद ख, खा के बाद ग, तो ये जो वर्णों की एक व्यवस्था बनाई गई है, ये किस प्रकार से बनी है, इसके पीछे तर्क क्या है, इनको समझाने के लिए भी ध्वनि शिक्षण दिया जाता है। स्वर एवं व्यंजनों का भेद जानना। अपने विद्यार्थियों को, क्योंकि दोनों ही हमारे ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, तो स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर के कितने प्रकार हैं, स्वर की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्वर और व्यंजन किस प्रकार से मिलकर के शब्द को बनाते हैं, या किस प्रकार से कुछ अक्षरों में ही स्वर मिल स्वर व्यंजनों में स्वर मिल जाते हैं और वहां पर उनको हम लोक के रूप में देखते हैं। तो इसकी भेद को जानना और दोनों के सम्मिश्रण को भी समझने का कार्य करना। व्यंजनों का उच्चारण, दिशा बोध। व्यंजनों का उच्चारण किस प्रकार से होगा, हमारे कंठ से होगा, तालु से होगा, ओष्ठों से होगा, किस प्रकार से हमारे मुख जो है वो कब अर्ध खुला होगा, कब पूरा खुला होगा। तो व्यंजनों का उच्चारण के लिए क्या दिशा निर्देश है, इसकी भी जानकारी देना। भाषा के शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का ज्ञान। भाषा का शुद्ध उच्चारण करना, भाषा में जितने भी शब्द आ रहे हैं उनके शब्दों का, वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करने योग्य बनाना और लिखने के योग्य बनाना। जो अपनी बात को हम बोल करके कह पा रहे हैं उसको उसी तरह से शुद्ध रूप से लिखने के योग्य भी हम अपने विद्यार्थियों को बनाना चाहते हैं। तो इसका संपूर्ण रूप से ज्ञान देना भी हमारे एक ध्वनि शिक्षण का उद्देश्य है। वाग् यंत्र तथा उच्चारण स्थान जानना। अपने विद्यार्थियों को वाग् यंत्र के बारे में बताना, वो उच्चारण स्थान को जान सकें, इसके बारे में बताना भी हमारे ध्वनि शिक्षण का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से ध्वनियों का सही ज्ञान करना, भाषाई ध्वनियों को समझना, वर्ण व्यवस्था को समझना, स्वर एवं व्यंजनों को भेद को समझना, व्यंजनों का उच्चारण दिशा बोध का ज्ञान होना, भाषा के शुद्ध उच्चारण लेखन के ज्ञान के लिए और वाग् यंत्र एवं उच्चारण स्थान को जानने के लिए। ध्वनि शिक्षण की विधियां। ध्वनि शिक्षण की कई विधियां हैं, जिसमें कि पहली विधि प्रत्यक्ष विधि है। इस विधि में छात्रों को भाषा सिखाने के लिए सीधे मौखिक अभ्यास करवाया जाता है। इसमें मातृभाषा के
उपयोग से बचते हुए विद्यार्थियों को भाषा की ध्वनियों से परिचित कराया जाता है। प्रत्यक्ष विधि का तात्पर्य है कि मौखिक जो जिस वस्तु के बारे में विद्यार्थियों को ज्ञान कराना है, वो सीधे विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है और विद्यार्थी उस वस्तु को देखता है और फिर उससे संबंधित शब्द सुनता है, तो दोनों के बीच में वो समानता स्थापित करता है। उदाहरण के लिए शिक्षक सूर्य शब्द का उच्चारण करते हैं और विद्यार्थी उसे दोहराते हैं। बिना अनुवाद के सीधे ही अभ्यास पर जोर दिया जाता है। अगर सूर्य शब्द बच्चे को सिखाना है तो सूर्य का कोई चित्र हम बच्चे को दिखाएंगे और शिक्षक भी दिखाते हुए बोलेगा कि यह सूर्य है और विद्यार्थी भी उसको दोहराएंगे। तो ये विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। श्रवण और उच्चारण विधि, इस विधि में छात्रों को पहले विभिन्न ध्वनियों को सुनने का अवसर दिया जाता है और फिर उन्हें दोहराने के लिए कहा जाता है। तात्पर्य कि श्रवण और उच्चारण, पहले शिक्षक द्वारा वो ध्वनियों को सुनता है और किस प्रकार से शिक्षक उन ध्वनियों का उच्चारण कर रहा है, उसी तरह से विद्यार्थी जो है वो उसको दोहराने का कार्य करते हैं। जैसे शिक्षक शा और सा ध्वनियों का अंतर स्पष्ट करने के लिए शेर और सपना शब्दों का उच्चारण करता है, उन शब्दों को बोलता है और विद्यार्थी जो है उन्हीं शब्दों को उसी तरह से दोहराते हैं कि शेर बोलने में शेर, जहां पर हमारी थोड़ा सा जीवा का भी प्रयोग हो रहा है और ओंठ थोड़ा सा सकरा हो रहा है, और सपना, सपना में भी जीवा हमारे दंत से टकरा रही है। तो दोनों के बोलने में क्या अंतर है और शा और सा दोनों अलग अलग हैं। तो इस वजह से वो पहले बच्चे सुनते हैं और उसी प्रकार से बोलने का प्रयास करते हैं। ध्वनि या जिसको नाद विधि भी कहते हैं, इस विधि में विद्यार्थियों को ध्वनियों और अक्षरों के संबंध को समझाया जाता है ताकि वे सही उच्चारण के साथ शब्दों को पहचान सके। अक्षर और जो ध्वनियां हैं संबंध उनको बताया जाता है। शिक्षक का की ध्वनि को कमल, कलम और कोमल जैसे शब्दों में स्पष्ट करते हैं। इससे विद्यार्थी समझते हैं कि गा का उच्चारण प्रत्येक शब्द में समान है। इसके लिए ये भी हम कर सकते हैं कि गमला, गौशाला, गोधूली, तो वहां पर भी जो गा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो गा शब्द समान है, और यहाँ पर का की ध्वनि को बताने के लिए कमल, कलम और कोमल, इनमें का जो शब्द है वो समान है, लेकिन कोमल में का के आगे ओ की मात्रा लग गई है। तो आवाज कैसी हो रही है, ध्वनि कैसी निकल रही है, ये बताया जाता है और विद्यार्थी उसको समझ करके उसी प्रकार से बोलने का कार्य करते हैं। अनुकरण विधि, इस विधि में विद्यार्थी शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों की नकल करते हैं। जो शब्द बोले गए हैं या वाक्य बोले गए हैं उनकी नकल करते हैं, और बच्चों के लिए बहुत प्रभावी होता है ये कि शिक्षक, उदाहरण के लिए शिक्षक नमस्कार शब्द का सही उच्चारण करते हैं और छात्र उसे दोहराते हैं। कोई भी शब्द पढ़ाते समय शिक्षक बोल रहा है तो विद्यार्थी भी उसको उसी प्रकार से बोलेंगे, जैसे प्रणाम, आशीर्वाद, प्रदर्शनी, इन शब्दों को शिक्षक बोल रहा है और या की भी इन शब्दों को वो बोल रहा है और विद्यार्थी भी उन शब्दों को उसी प्रकार से बोलने का कार्य करेंगे। अनुकरण, उसी तरह का करना, यही हमारी अनुकरण विधि के अंतर्गत आता है। मौलिक ध्वनि पद्धति, इस विधि में विद्यार्थियों को भाषा की मूल ध्वनियों, स्वर और व्यंजन का अभ्यास कराया जाता है। मौलिक ध्वनि पद्धति में जो भाषा की मूल ध्वनियां हैं, स्वर, व्यंजन, इनको कैसे हमें इनका उच्चारण करना है, इसका अभ्यास कराया जाता है। शिक्षक हिंदी भाषा के का, ख, ग, घ आदि ध्वनियों का स्पष्ट रूप से उच्चारित करता है और छात्रों से भी इनको उच्चारण करने के लिए कहता है। तो जो केवल शब्दों में ध्वनियों का प्रयोग ना करके केवल जो ध्वनियां हैं, अक्षर हैं, उनका हम अलग अलग बच्चों से उच्चारण करने का प्रयास करवाते हैं। पहले अ,
क, ख, फिर वो मिला मिला करके शब्दों का वो किस प्रकार से उच्चारण करेंगे, ये अभ्यास कराया जाता है। अब ध्वनि शिक्षण के सोपान, जो ध्वनियों के शिक्षण की विधियों पर हम लोगों ने बात करी है, प्रत्यक्ष विधि, नाद विधि और मौलिक ध्वनि पद्धति की बात कही है कि जहाँ पर हम विधियों के माध्यम से बच्चे को ध्वनियों का ज्ञान दे रहे हैं, उच्चारण करवाने का ज्ञान दे रहे हैं, तो उन सारी विधियों को अपनाने के कुछ सोपान हैं। उन सोपानों, उन चरणों के माध्यम से हम विद्यार्थियों को ध्वनियों का ज्ञान देते हैं। एकाएक बच्चा किसी भी ध्वनि को, अक्षर को नहीं सीख पाता है, बोल नहीं पाता है, तो किस शुरुआत कैसे करते हैं? पहला, श्रवण। विद्यार्थियों को पहले भाषा की ध्वनियों को ध्यान से सुनने का अवसर दिया जाता है। उदाहरण, शिक्षक एक कहानी सुनाते हैं और छात्रों से ध्यान से सुनने को कहते हैं ताकि वे ध्वनियों को पहचान सकें। पहला सोपान है सुनना। हमें अपने विद्यार्थियों को सुनने के लिए तैयार करना है कि वो जो ध्वनियां शिक्षक बोल रहा है, स्वर या व्यंजन शिक्षक बोल रहा है, उसको वो सुने और समझे, और छोटी छोटी जो शिक्षक उन ध्वनियों के मेल से शब्दों का निर्माण कर रहे हैं और शब्दों के मेल से जो वाक्य छोटे छोटे बन रहे हैं उससे कहानियों का निर्माण कर रहे हैं, तो विद्यार्थी उनको सुने, समझे और समझे कि उस वाक्य में या उस शब्द में किस प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग किया जा रहा है। अनुकरण, दूसरा सोपान अनुकरण है। विद्यार्थी शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या ध्वनियों की नकल करते हैं। अनुकरण, जैसे कि अनुकरण एक विधि भी थी और एक सोपान भी था कि पहले सुनना, समझना, फिर जिस प्रकार से शिक्षक बोल रहा है उसको उसी प्रकार से बोलने का प्रयास करना। उदाहरण, शिक्षक पानी शब्द को सही उच्चारण में बोलते हैं और छात्र भी उसको उसी प्रकार से दोहराते हैं। ध्वनि जागरूकता, बच्चों को अलग अलग ध्वनियों को पहचानने की, बनाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। वे शब्दों को तोड़ना और ध्वनियों को अलग अलग फिर पहचान सकें, ये काम ध्वनि जागरूकता में कराया जाता है। उदाहरण के लिए, कलम को क, ल, म में तोड़ना। ध्वनि जागरूकता की जब वो प्रत्येक ध्वनि को समझ पा रहे हैं, स्वर और व्यंजन को समझ पा रहे हैं, स्वर के स्थान, उच्चारण स्थान को विद्यार्थी समझ गए हैं, व्यंजन के उच्चारण स्थान को समझ गए हैं, तो उनके सामने अगर जो विभिन्न ध्वनियों, अक्षरों के मेल से जो शब्द बना हुआ है वो उसको वो तोड़ भी सकेंगे और तोड़ करके फिर उन शब्दों को वो एक भी कर सकेंगे। तो समझने की क्षमता उनमें विकसित होगी और ये अभ्यास भी हमें अपने कक्षा में कराते रहना चाहिए। ध्वनि भेदभाव, विद्यार्थियों को एक जैसी लगने वाली ध्वनियों के बीच अंतर करना सिखाया जाता है। ये वो सोपान है जहाँ पर एक जैसी जो ध्वनि लग रही है उनके बीच में अंतर किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे शिक्षक, तल, दल, दोनों में ला, दोनों शब्द में जो दो अक्षरों के मेल से बना हुआ है, ला अक्षर जो है वो अंत में आया है, लेकिन जो प्रारंभिक अक्षर है वो अलग है। तल एक अलग शब्द है और दल एक अलग शब्द है, दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। गोल, घोल शब्दों को उच्चारण कराते हैं और छात्र इसका अंतर समझते हैं। तो ध्वनि भेदभाव एक सोपान है। इस तरह के भी अभ्यास हमें कक्षा में कराने हैं जहां पर एक जैसी जो लगने वाली ध्वनियां हैं उनके बीच में वो अंतर को समझ सकेंगे। उच्चारण अभ्यास, छात्रों को नियमित रूप से विभिन्न शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास भी कराया जाता है। उदाहरण, शिक्षक कठिन शब्दों की सूची देते हैं जैसे समृद्धि, कृपा, प्रसन्नता, और विद्यार्थी उन्हें सही उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। उच्चारण अभ्यास भी एक सोपान है कि पहले सुनेंगे, फिर अनुकरण करेंगे, ध्वनि को समझेंगे, ध्वनि विभिन्न एक जैसी लगने वाली ध्वनियों को समझेंगे और फिर उसके पश्चात वो जो कठिन शब्द हैं या सरल शब्द से कठिन शब्द की ओर बढ़ते हुए वो उन सब का अभ्यास भी करेंगे। उच्चारण अभ्यास भी कराया यहाँ पर जाता है। तो ये एक सोपान है कि इन चरणों के माध्यम से हम विद्यार्थियों को ध्वनि के उपयुक्त उच्चारण में हम उनको अभ्यस्त बना सकते हैं, उसमें हम प्रवीण बना सकते हैं। एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति भी एक सोपान है। छात्र स्वयं भाषा के शब्दों और ध्वनियों का उपयोग कर संप्रेषण का अभ्यास करते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति, जब वे
विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से परिचित हो चुके हैं, स्वर और व्यंजन से परिचित हो चुके हैं, उनके उच्चारण स्थान से परिचित हो चुके हैं, उसमें किस प्रकार का प्रश्न लग रहा है, इससे विद्यार्थी परिचित हो चुके हैं। तो वो स्वयं से उन किसी भी चीज की अभिव्यक्ति करने के लिए, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए उचित प्रकार से स्वतंत्र रूप से उन ध्वनियों का प्रयोग वो शब्दों में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए छात्र 4-5 वाक्य बोल करके अपने उच्चारण का प्रदर्शन करते हैं और शिक्षक उनके उच्चारण में सुधार करते हैं। ध्वनि और अक्षर संबंध। विद्यार्थियों को पता चलना चाहिए कि कौन से अक्षर कौन सी ध्वनि से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए क अक्षर कलम शब्द में क और अ ध्वनि को दर्शाता है। ध्वनि और अक्षर के बीच में क्या संबंध है, ये भी हम विद्यार्थियों को बताते हैं। मिश्रण और विभाजन। बच्चों को अलग अलग ध्वनियों को मिला करके शब्द बनाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। वे पहले से ही ध्वनियों को मिला करके शब्द बनाते हैं और फिर उन शब्दों को अलग अलग ध्वनियों में तोड़ना सीखते हैं। उदाहरण के लिए क म ल को मिला करके कमल शब्द बनाना और फिर कमल को क म ल में तोड़ना। कि मिश्रण, पहले हमें विभिन्न ध्वनियों को समझना है, उसको मिलाने का प्रयास करना है, फिर मिला करके उसको अलग करने का प्रयास करना है। तो छोटे छोटे बहुत सरल शब्दों से, सरल ध्वनियों से इसकी शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे कठिन शब्दों की ओर बढ़ते हैं। ये जो शिक्षा के स्तरों के अनुसार भी हम लोग कक्षा के अनुसार भी इसकी कठिनाई स्तर को समझ सकते हैं। शब्द निर्माण। विद्यार्थियों को ध्वनियों को जोड़कर और अलग अलग करके शब्द बनाने की क्षमता विकसित की जाती है। वे ध्वनियों को बदलकर नए शब्द बनाते हैं, जैसे रोहन से सोहन शब्द बनाना। जब ध्वनि को समझ गए, स्वर का प्रयोग किस प्रकार से व्यंजन में किया जाना है, तो वो धीरे धीरे एक शब्द से दूसरे शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि ध्वनि शिक्षण भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रकार विभिन्न विधियों जैसे अनुकरण विधि, नाद विधि, श्रवण एवं उच्चारण विधि आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को ध्वनि का ज्ञान कराया जाता है। शिक्षक ध्वनि शिक्षण के विभिन्न चरणों को अपनाकर विद्यार्थियों के उच्चारण, संप्रेषण कौशल और भाषा के प्रति रुचि को बढ़ा सकते हैं। नियमित अभ्यास और रोचक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को ध्वनि शिक्षण अधिक प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। इस प्रकार से जो ध्वनि विज्ञान की हम लोगों ने बात की थी पिछले व्याख्यान में, और इसमें हम लोगों ने ध्वनि शिक्षण की उद्देश्य क्या है, क्यों हमें विद्यार्थियों के लिए इस शिक्षण की आवश्यकता है, हम उनको भाषा के मूल तत्वों से परिचित करा सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां हैं उनके प्रकारों से परिचित करा सकते हैं, उनके उच्चारण स्थान से परिचित करा सकते हैं, और साथ ही साथ इस व्याख्यान में हम लोगों ने ध्वनि शिक्षण की जो विधियां हैं उस पर बात करी है कि श्रवण विधि, अनुकरण विधि, नाद विधि और उच्चारण विधि के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों में ध्वनि से उनको पूर्ण रूप से परिचित करा करके विभिन्न परिस्थितियों में वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग करते हुए उचित शब्दों का निर्माण कर सकें या शुद्ध उच्चारण कर सकें। साथ ही साथ कुछ सोपानों पर भी चर्चा करी है कि सबसे पहले जो विद्यार्थी है वो सुनने का कार्य करे, उसको सुनने के लिए तैयार करना है। शिक्षक शुद्ध रूप से ध्वनि का कक्षा में उच्चारण करे और साथ ही जो विद्यार्थी गण है उसको वो शुद्ध रूप से सुनेंगे, तत्पश्चात वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया बोल करके देंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न सोपान है, उन सोपानों में एक क्रम बद्धता है, उस क्रम के अनुसार जब हम उसका अनुपालन करते हैं तो हम अपने विद्यार्थियों को ध्वनि से पूर्ण रूप से परिचित करा पाते हैं और ध्वनि के शुद्ध रूप के उच्चारण में उनको हम अभ्यस्त करा पाते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ध्वनि के सोपान, उद्देश्य और विधियों पर चर्चा की है। आपके जो कुछ प्रश्न हैं या कुछ जिज्ञासा हैं वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।